नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के बजट 2026-27 के ऊपर बात करेंगे। और जैसा आपको पता है कि 3 फरवरी 2026 को बिहार का बजट बिहार विधानसभा में पेश किया गया। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा पेश किया गया और यह अब तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिहार का जो बजट है 2026-27 के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ देख सकते हैं और इसमें बाद में लास्ट में हम लोग MCQ को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो विजेंद्र यादव है और इनके द्वारा 2026-27 के लिए 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट है जो विधानसभा में इस बार प्रस्तुत किया गया है। और यह बजट पिछले वर्ष के 3,16,000 यहाँ पे देख सकते हैं 3.16 लाख करोड़ की तुलना में 30,694.74 करोड़ अधिक है, जो 9.8% की वृद्धि को यह दर्शाता है। तो यहाँ पे वृद्धि रेट भी आपको याद रखना है कि ग्रोथ रेट इसमें क्या रहा, तो इसमें 9.8% है जो ज्यादा है, यानी पिछले बजट में जो तय की गई थी राशि उससे इस बार ज्यादा 9.8% है। और इस बार कितना है? तो 3,47,589 करोड़ का यह है जो बजट दिया गया है। और इसका विषय क्या रहा? तो संपन्न बिहार समृद्ध बिहार इस बार बजट का थीम रहा, विषय रहा कि किसके ऊपर ये काम करेगा। तो इसमें बजट का विषय रहा संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार, जो ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के सिद्धांतों पे है जो आधारित है और इसी के ऊपर है जो मुख्य रूप से काम करना है। जैसा आपको पता है कि 7 निश्चय 3.0 को स्टार्ट किया गया है और इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और समावेशिता को जोड़ा गया है। उसी दिशा में है जो बजट को परिकल्पित किया गया है और उसी दिशा में है जो काम करेगा। और इस बार देख सकते हैं विषय आपको याद रखना है कि थीम क्या है, तो संपन्न बिहार समृद्ध बिहार है। केंद्र सरकार के सहयोग ने राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं में भी तेजी लाने में है जो मदद किया है। आनी स्तर से फंडिंग जो दी गई है यह है जो आगे काम किया जाएगा, इसमें पेश किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं कि विभागवार यानी कि अलग अलग विभागों को किस तरह से जो राशि का आवंटन होना है आगे एक साल में, तो उसके ऊपर राशि का देख सकते हैं कि शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ देख सकते हैं 68,216.95 करोड़ रुपए यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरे बिहार के बजट में सबसे ज्यादा राशि कहाँ दी गई, तो एजुकेशन सेक्टर को दिया गया, यानी शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसमें शिक्षा कर्मी हो गए या फिर शिक्षक हो गए या फिर शिक्षा से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़, तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे किसको मिला है? तो शिक्षा विभाग को मिला है। उसके बाद ग्रामीण विकास, और अभी आपने देखा कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, इनको बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड भी अभी हाल ही में दिया गया था। ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़ रुपए की राशि दी गई। दूसरे स्थान पे स्वास्थ्य के लिए तीसरे स्थान पे 21,270.40 करोड़ की राशि दी गई। तो ये सब सारे आपको याद रखना है, डाटा को भी याद रखना है कि शिक्षा में कितना मिला है, तो 68,216.95 करोड़ रुपए मिले हैं। क्योंकि बीपीएससी के जो पीटी एग्जाम होते हैं उसमें आपने देखा होगा डायरेक्टली आपको डाटा पूछ लेता है कि इसमें डाटा कितना दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 21,270 करोड़, गृह विभाग के लिए आप देख सकते हैं 20,132 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 18,737 करोड़ दी गई है। वहीं सड़क निर्माण के लिए 18,716 करोड़ की राशि दी गई। कल्याणकारी विभाग के लिए 13,202 करोड़ की राशि इस तरह से निर्धारित की गई है। तो ये जो बजट होता है एस्टिमेशन होता है, यानी एक्सपेक्टेशन होता है कि हम क्या अगले 2026-27 यानी एक साल के अंदर कहां कहां पे पैसा खर्च करने जा रहे हैं, उसका एक एस्टिमेशन होता है। और ये एस्टिमेट किया गया है कि हम कौन से विभाग को कितना पैसा है जो देने जा रहे हैं। तो इस तरह से एक कैलकुलेशन है, क्या है, तो एक इस तरह से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ न्यूज़पेपर का भी कटिंग यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। इसमें महिला, युवा, किसान और कारोबारी को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह से एक समावेशी कह सकते हैं बजट को पेश किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं रोजगार के लिए 2-2 लाख तक की है जो मदद करने की बात भी की गई है। यहाँ देख सकते हो 1.56 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए जो 10-10 हजार की राशि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले दी गई थी और इसको कह रहा है कि ग्राम और इसको आगे बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक भी देने की बात की जा रही है। ग्राम पंचायतों में सुधा दूध के बूथ जीविका दीदियों को आवंटित किए जाएंगे, जो सुधा दूध के जो डेयरी रहेंगे वो जीविका दीदी है जो चलाएंगे। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का भी निर्माण किया जाएगा, यानी कि राज्य के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। कुशल कामगार बनाने को कर्पूरी कौशल विश्वविद्यालय भी बनकर तैयार होगा। राज्य में 139 ITI सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेंगे। क्या? तो इसमें 149 यानी 149 ITI बनेंगे। 31,71,000 जीविका दीदियां लखपति घोषित की गई है बिहार में। तो 31,71,000 जीविका दीदियां क्या? तो लखपति घोषित की गई है, जो जीविका दीदी लखपति योजना भी लाया गया था। 154 नगर पंचायतों एवं 8,053 ग्राम पंचायतों में खेल क्लब को भी गठित किया गया है। वहीं किसानों के लिए बात करें तो 200 प्रखंडों में खुलेंगे तरकारी आउटलेट्स, यानी जो सब्जी
तरकारी जो होता है, तरकारी उसको आउटलेट ऐसे खोले जाएंगे, यहाँ पे भिंडी हो गया, आलू हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब जो सब्जियां तमाम होती है उसको यहाँ पे भेजने के लिए इस तरह से क्या एक बेचने के लिए आउटलेट की व्यवस्था की जाएगी। 200 प्रखंडों में ऐसे तरकारी आउटलेट्स खुलेंगे। और बिहार को कृषि स्टार्टअप का हब बनाने का भी बजट में प्रस्ताव दिया गया है। कृषि एक्सेलरेशन मिशन की स्थापना की जाएगी। दलहन, तिलहन, फलन, सब्जियों का भी खेती का भी है जो उसको रकबा यानी उसके क्या तो उसमें रकबा उसको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि दलहन को, तिलहन को, फल को, सब्जी को आगे बढ़ाने में सरकार मदद करेगी। 76% राज्य की आबादी की आजीविका कृषि क्षेत्र पर आधारित, यानी कि जो बिहार का जो जनसंख्या है उसका 76% है जो किसी भी माध्यम से कह सकते हैं कि कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। टेक हब के रूप में विकसित होगा बिहार, यानी कि टेक्नोलॉजी के भी क्षेत्र में है जो विकास एक विकसित होगा बिहार होने जा रहा है, जिसमें राज्य में नए नए कारखानों की स्थापना होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का गठन होगा, यानी एमएसएमई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं भू अर्जन के लिए भारी भरकम राशि का भी आवंटन किया गया है। 1597 स्टार्टअप चयनित किए गए, जिसमें जिन्हें 84.96 करोड़ की है जो इस तरह से मदद भी इसमें दी गई है। यहाँ देख सकते हैं नीतीश कुमार ने यह कहा है कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और प्रत्येक परिवार को अवसर, हर युवा के कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों का भी है जो पूरा करने में है जो जोर देगा। प्रति व्यक्ति आय को भी ये दुगना करने का लक्ष्य को निर्धारित करता है। 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजन करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, इसका ये बजट का मुख्य जो परिकल्पना निर्धारित की गई है। और यहाँ देख सकते हैं सबसे अधिक राशि किसको मिला है, तो शिक्षा के लिए मिला है, जो पिछली बार से 7000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा इस बार है जो शिक्षा विभाग को दिया गया है। कितना, तो 68,216.95 करोड़ की राशि है जो किसको दी गई है, तो ये शिक्षा विभाग को दी गई है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें तो बजट में किसमें, तो शिक्षा है, सड़क है, ऊर्जा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर राज्य के व्यापक विकास पर है जो ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी किस तरह से बजट में मुख्य रूप से शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, ऊर्जा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, इसको प्रायोरिटी बेस्ड पे रख करके वहां के आसपास के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। 7 निश्चय 3 जो 2025 से 30 तक चलेगा, इसका उद्देश्य है कि बिहार को देश के प्रमुख राज्यों में लाना है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य रहेगा। 1 करोड़ रोजगार पैदा करना और महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन इंपावरमेंट पर भी इसमें जोर देकर इसमें काम करना है। 1.56 करोड़ से अधिक महिला स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले भी 10,000 रुपया मिल चुका है और इसको व्यवसाय विस्तार करने के लिए 2 लाख तक की भी आगे सहायता प्रदान की जाएगी और इसकी राशि है जो आवंटन की जाएगी, इसका भी इसमें प्रोविजन में दिया गया है। चलिए आगे है कि 94 लाख अनुसूचित जाति परिवारों यानी एसटी परिवारों को सूक्ष्म उद्यमी यानी कि क्या, तो इसमें सूक्ष्म उद्यमी बनाने के लिए एक पहल लाया गया, जिसमें कृषि हो, चाहे तो डेयरी हो या पशुपालन में 50,000 करोड़ रुपए का है जो निजी निवेश लाने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें ज्यादातर एससी कैटेगरी के भी लोगों को इसमें जोड़ने के लिए, उद्यम से जोड़ने के लिए ऐसे पहल को शुरू किया गया है। इसमें 94 लाख एससी परिवार को जोड़ा जाएगा, क्या, तो सूक्ष्म उद्यमी बनाया जाएगा। इसमें 50,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश इसमें लाने का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक प्रखंड में डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी स्तर तक का है जो क्या आगे हॉस्पिटल बनाने की है जो इसमें बात की जाएगी, इसमें काम की जाएगी। बजट 2004-05 के 23,885 करोड़ से बढ़कर 3,47,000 यानी देख सकते हैं कि 3.47 लाख करोड़ हो गया है, जो राज्य की बढ़ती आर्थिक सशक्तिकरण को भी है जो दिखाता है। यानी किस तरह से बिहार का बजट है जो क्या आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरह से बिहार की प्रगति भी आगे बढ़ती जा रही है। तो कुल व्यय में यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर में देखें तो 35.14% राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 64.86% पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बुनियादी ढांचे पर अधिक फोकस है जो दिखाता है। पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मुख्य रूप से जैसे कि रोडवेज बनाना, ब्रिज बनाना, मेट्रो ये सब जो बनाना है, सब सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है, जिससे बाद में हमें क्या पूंजीगत यानी कि उससे पूंजी बाद में हम कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं आने वाले भविष्य में। लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें शामिल हो गया क्या, तो एम्प्लॉय को सैलरी देना या फिर जो शिक्षक कर्मी है उनको सैलरी देना, तो उनसे है जो क्या ज्यादा सरकार को प्रॉफिट होने वाली नहीं है। तो इस कारण से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी कि एक बार जो गया वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको पैसा देना भी जरूरी है क्योंकि आपके लिए वो काम करता है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं राजस्व व्यय में कुल व्यय में टोटल 35.14% राजस्व व्यय रहा, 64.86% क्या रहा, पूंजीगत व्यय रहा, जो बुनियादी ढांचे पर अधिक फोकस भी इस तरह से दिखाने का प्रयास करता है। आगे तो पुराने ऋण चुकौती के लिए जो डेट लिया गया था, जो ऋण लिया गया था उसके चुकौती के लिए भी क्या, तो 22,664.83 करोड़ रुपए भी इसमें आवंटन किए गए हैं। कुल कर संग्रह की बात करें तो 2 लाख, यहाँ देख सकते हैं
2,85,277.12 करोड़ रहने का अनुमान है। और राज्य स्वयं के करों से लगभग 65,800 करोड़ रुपए जुटाएगा, जिसमें जीएसटी का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया था 2016 में, और इसके बाद 1 जुलाई 2017 से इसको इंप्लीमेंट पूरे देश में की गई थी, यानी वन नेशन वन टैक्स को आगे बढ़ाते हुए किया गया था। 5 नए एक्सप्रेसवे, कितने? तो 5 नए एक्सप्रेसवे और विद्युत अवसंरचना यानी कि इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से भी राज्य की मूलभूत सुविधाओं को भी है जो मजबूत किया जाएगा, उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा। शहरी निर्धन वर्ग के लिए भी बड़े पैमाने पर बहुमंजिला पक्के आवास निर्मित किया जाएगा, यानी कि जो शहर में वैसे गरीब जो रह रहे हैं उनके लिए भी इस तरह से बहुमंजिला पक्के आवास की भी व्यवस्था की जाएगी। और बजट में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 39,111.80 करोड़ रुपया लगभग यहाँ पे परसेंटेज में देखें तो 2.99% रहा, जो कि निर्धारित सीमा के भीतर रहा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि बिहार का बजट में राजकोषीय घाटा कितना परसेंट रहा, तो 2.99% रहा। और इसको अमाउंट में देखें तो इसमें 39,111.80 करोड़ लगभग रहा है। तो इसको भी इस तरह से आपको डाटा दोनों को याद रखते हुए चलना है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या, तो जितने सारे बिहार सरकार के द्वारा खर्चे किए गए उसमें कितना रेवेन्यू हासिल हुआ, जो उधार को छोड़ करके कितने रेवेन्यू, कितना राजस्व हासिल हुआ, तो उसी को कैलकुलेट करके है जो क्या फिस्कल डेफिसिट है जो निकाला जाता है, राजकोषीय घाटा निकाला जाता है, जो 2.99% है। आगे कि डिजिटल खेती मिशन ऐसे लाए जाएंगे, डिजिटल खेती मिशन जिसमें डिजिटल कृषि निदेशालय के द्वारा और ऐसे 190 क्लाइमेट स्मार्ट गांव, 190 क्लाइमेट स्मार्ट गांव की है जो व्यवस्था की जाएगी, बनाया जाएगा। मखाना को राष्ट्रीय पहचान, यहां देख सकते हैं मखाना को राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, जिसका स्थापना भी हाल ही में आपने देखा कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में, और बिहार में जानते हैं कि 85% के आसपास 85% है जो बिहार में क्या होता है, तो 85% है जो बिहार में 85% मखाना की खेती की जाती है, मखाना का प्रोडक्शन किया जाता है पूरे भारत में। और यदि लीची की बात करें तो 23% है जो लीची का, तो 23% लीची का है जो क्या प्रोडक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही होता है। 23% लीची, और ये मुजफ्फरपुर के लीची या जो मखाना है जो मुख्य रूप से नॉर्थ बिहार के क्षेत्र में है जो इसका उत्पादन होता है, वहां से इस तरह से मखाना का एक्सपोर्ट भी भारत में होता है, भारत से बाहर भी होता है। तो इस तरह से 85% से अधिक है जो कहाँ, तो बिहार में ही मखाना की खेती होती है, मखाना का प्रोडक्शन होता है, और इससे उत्पादन और निर्यात को भी बढ़ावा मिल सकेगा, मखाना को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। और आपको पता है कि इसमें ऐसे राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जिसमें मखाना संबंधित रिसर्च वगैरह किए जाएंगे। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की बात करें तो 51 यंत्रों पर 40 से 80% अनुदान दिए जाएंगे। एआई आधारित मिशन भी इसमें लाए जाएंगे, तो कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी दी जाएगी ताकि कम कीमत पे कृषि यंत्र यानी कि चाहे वो कृषि करने के लिए जो पैदावार करने के लिए कृषि में यूज होते हैं वैसे आर्टिकल्स, उसका भी कम दाम पे और कम सब्सिडी देकर उसको क्या किसानों को दी जाएगी ताकि वो किसान उसको खरीदे और उसमें पैदावार बढ़ा सके। जीआई टैग व स्टार्टअप की बात करें तो कतरनी चावल, सोनापुर चावल, मरचा चावल, इसको बढ़ावा दिया जाएगा और कृषि स्टार्टअप हब ऐसे विकसित किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रोडक्शन होते हैं, जो कृषि पैदावार होते हैं, उसको एक से क्या करें तो ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर सके, दूसरे कंट्री में भेज सके और साथ साथ इसका और भी पैदावार बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए जीआई टैग भी उसको दिया जाएगा ताकि उसकी क्षेत्र की पहचान भी उस प्रोडक्ट की बन सके। तो कतरनी चावल, सोनाचूर चावल, मरचा चावल, ऐसे जीआई टैग इसको दिया जा चुका है। कृषि मंडी सुधार की बात करें 53 मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 20 ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ऐसे बनाए जाएंगे, 20 ऐसे जोड़े जाएंगे और 34 और भी प्रस्तावित हैं। तो 20 ई नाम से जुड़ी हुई मंडी ऐसे 53 मंडियों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। जैसे आपने देखा बिहार में अलग अलग मंडियों का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है और उस तरह से एक सब्जी जहाँ पे मिलता है या फिर उस तरह से क्या जो सब्जी मंडी हो गए उसको मॉडर्नाइज तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बाढ़ व जल प्रबंधन की बात करें तो 216 ऐसे कटाव रोक योजनाएं लाए जाएंगे और इसमें मुख्य रूप से इसमें 4415 करोड़ रुपए की राशि इसमें आवंटन की गई ताकि इसमें बाढ़ और जल का सही तरीके से मैनेजमेंट हो सके। और इसमें फ्लड मैनेजमेंट के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट का भी होना जरूरी है क्योंकि ऐसे जैसे तटबंध बना दिया, तटबंध बना करके उसको कटाव को रोका जा सकता है। मखाना क्षेत्र विस्तार और अनुदानित भंडारण गृह की भी स्थापना इसमें की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना रहा तो 3,47,589.76 करोड़ रुपया। वहीं जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 3,16,895.02 करोड़ से कितना राशि अधिक है तो 30,694.74 करोड़ रुपए अधिक है। तो इसको दोनों को ये भी डाटा
ये भी डाटा और ये भी डाटा, तीनों डाटा को याद रखते हुए चलना है कि पिछला बार क्या रहा 2025-26, यानी कि जो बजट होता है जो हमेशा एक साल आगे का होता है। क्या देख सकते हैं कि जैसे 2026 अभी स्टार्ट हुआ है तो 2026 से 27 तक चलेगा। क्या देख सकते हैं 2026-27, और ये 2025-26 का पिछले साल का बजट था। वह इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे का होता है, यानी कि आपने एक साल में जो बजट में लिखा, एस्टिमेट किया, उसका क्या रिव्यू रहा, क्या कैसा किस तरह से पोजीशन में, क्या आपने सही रखा, सही एस्टिमेशन जो बनाए थे उसमें काम किया या नहीं किया, इस आधार पे है जो इसमें एस्टिमेट को देखते हुए इसमें इकोनॉमिक सर्वे बनाया जाता है। और वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434.34 करोड़ रुपए रहा, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से कितना, तो 2,135.42 करोड़ रुपए से 25,298 करोड़ रुपए अधिक रहा। वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान क्या रहा, तो 1,22,155.42 करोड़ रुपया रहा। तो काफी जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको ही बस आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग तो देख सकते हैं कि सुशासन के कार्यक्रम 2025-30 यानी विकसित बिहार के 7 निश्चय 3 जो 2025 से 30 तक चलने वाला है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 14,800 करोड़ रुपए का भी इसमें आवंटन किया गया है। यानी विकसित बिहार के 7 निश्चय 3 में कितना दिया गया है, तो 14,800 करोड़ रुपए की राशि इसमें आवंटन की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व व्यय यानी जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2,84,133.92 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 2,52,000.26 करोड़ रुपए से 32,133.66 करोड़ रुपए अधिक है। यानी ये डाटा आपको बस याद रखना है कि कितना अधिक है, और ये डाटा कितना पिछले बार से जो रेवेन्यू इस बार एक्सपेंडिचर होने वाला है, यानी कि जो राजस्व खर्चा इस बार जो बिहार सरकार का होने वाला है, कितना होने वाला है, तो 2,84,133.92 करोड़, और पिछले साल से ये 32,133.66 करोड़ है जो इसमें, बट ये है जो इसमें ज्यादा बढ़ा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय की बात करें यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पुल आदि निर्माण के लिए 63,455.83 करोड़ रुपए इसमें अनुमानित किया गया, यानी कि लगभग 63,455 करोड़ के आसपास है जिसमें राशि इसमें दी गई है, ताकि इसका क्या, तो इसमें पूंजीगत यानी कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि डेवलप करने में इसमें खर्च आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः क्या रहा। तो राजस्व एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2,84,133.92 करोड़, और इसमें पूंजीगत व्यय क्या रहा, तो इसमें रहेगा 63,455.83 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल अनुमानित खर्च 3,47,589.76 करोड़ रुपए का क्रमशः 81.74 एवं 18.26% है, जो क्या क्रमशः इस तरह से दिया गया है। तो 81.74% किसका तो इस तरह से दिया गया है, दोनों रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्रमशः दिया गया है, तो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। और वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय का अनुमान क्रमशः 2,31,267 करोड़ रुपए और 1,16,322 करोड़ रुपए है, जो कुल अनुमानित व्यय 3,47,589.76 करोड़ रुपए का क्रमशः 66.53% एवं 33.47% इसमें किया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं। आगे है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्ति क्या होगी, यानी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि आप बिहार सरकार को आय की प्राप्ति होगी, राजस्व की प्राप्ति होगी, उसमें देखा गया कि 2,85,277.1 करोड़ रुपए है जो क्या रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा। और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 2,60,831.44 करोड़ रुपए से क्या, तो 24,445.67 करोड़ रुपए अधिक रहेगा, यानी पिछले साल के जो बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट दिया गया था उससे भी इस बार जो क्या रहेगा 24,445.67 करोड़ रुपए अधिक रहेगा रेवेन्यू रिसिप्ट, और टोटल क्या रहेगा तो 2,85,277.1 करोड़ रुपया रहेगा। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 65,800 करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 59,520 करोड़ रुपए की तुलना में 6280 करोड़ रुपए भी ये है जो अधिक है। यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के अपने स्रोत यानी कि जो राज्य का अपना टैक्सेबल इनकम हो गया या भी अन्य स्रोतों से जो बिहार सरकार के द्वारा जो आय की प्राप्ति की जाती है, वहां से देख सकते हैं कि कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू के रूप में 65,800 करोड़ रुपए है जो प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है, जो 6280 करोड़ रुपया पिछले बार से अधिक है। और भी बात करें तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान यानी कि जो क्या, तो इसमें ग्रांट के रूप में 51,895.92
80 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का भी अनुमान दर्ज किया गया है। यानी कि जो सरकार से राज्य को केंद्र सरकार से राज्य को 51,895.880 करोड़ रुपए का है जो क्या आवंटन राशि भी प्राप्त होगा, यानी ग्रांट के रूप में, सहयोग अनुदान के रूप में मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1143.19 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का भी अनुमान है, यानी कि जो रेवेन्यू सेविंग होने वाला है 1143 करोड़ के आसपास रहने वाला है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिस तरह से जीडीपी होता है भारत सरकार का, उसी तरह से बिहार सरकार का या राज्य के अंदर क्या होगा तो जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी 13,09,155 करोड़ रुपया रहेगा, जो कितना 0.09% है। यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1143 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है। जो जीएसडीपी का किसका जीएसडीपी 13,09,155 करोड़ रुपए का कितना परसेंट है तो 0.09% है जो क्या रेवेन्यू सेविंग है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 39,111.80 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपए का कितना तो 2.99% यहाँ पे दिया गया है। तो 2.99% आपको ये डाटा आपको याद रखना है कि बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा क्या होने वाला है 2026-27 में। तो आपको बता दें कि ये टोटल 2.99% है और एक डाटा के रूप में देखें तो इसमें 39,111.80 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा है जो रहने वाला है बिहार सरकार का। जो जीएसडीपी का कितना तो 13,09,155 करोड़ रुपए का 2.99% दिया गया है। यहाँ प्रमुख विभाग का यहाँ देख सकते हैं कि वार्षिक स्कीम जो खर्च है 2026-27 में ये किस तरह से दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग में जो खर्च आएगा 18.33%, शिक्षा विभाग में 15.02%। यहाँ पे बस एक बार डाटा को देख लेना है कौन कौन से डाटा में कहाँ कौन से विभाग को क्या क्या दिया गया है, कितना परसेंट दिया गया है। शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की बात करें 2026-27 में 68,216.95 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 66,306 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 1910 करोड़ रुपए है जो इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। तो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं और इसमें पीएम श्री और मॉडल स्कूलों से भी आधुनिक शिक्षा पे है जो जोर देने का है जो बिहार बजट में बात की गई है। और भी देखें स्वास्थ्य विभाग में तो 2026-27 में स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,270.4 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में कितना रेवेन्यू सेक्टर में देखें तो 18,919.40 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में देखें यानी कैपिटल सेक्टर में देखें तो 2350.99 करोड़ रुपए इसमें प्रस्तावित किया गया है स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में। और मातृ शिशु जीवन रक्षा और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए सौगात दी गई, यानी किस तरह से माता और बच्चे का जन्म देने के समय में माता भी सुरक्षित रहे और बच्चे भी सुरक्षित रहे, ऐसे प्रोविजन भी लाए जा रहे हैं ताकि इसमें और भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ावा दिया जा सके। और ऐसे अभी आपने देखा कि 69.2 ईयर्स जो बिहार में 69.2 ईयर्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था यानी कि जीवन प्रत्याशा दर था, ये एक साल कितना तो 69.3 ईयर्स है जो बढ़कर हो चुका है, यानी 69.3 ईयर है जो बढ़कर 69.2 से लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि LE लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा दर बढ़ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें और भी तो दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार ने निर्माण हेतु 187.44 एकड़ भूमि है जो हस्तांतरित किया है, यानी दरभंगा एम्स है जो बनने जा रहा है बिहार में। हर विधानसभा क्षेत्र में नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो इस तरह से बनाए जाएंगे। इसके लिए 258.70 करोड़ रुपए का भी अनुदान दिया गया है। 19 गैर आच्छादित अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल स्वीकृत किए गए हैं और 13 का निर्माण है जो पूरा हो चुका है। और ही बात करें तो सड़क क्षेत्र में बात करें तो पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सड़क प्रक्षेत्र में खर्च किए जाते हैं। इन विभागों में इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2026-27 में 18,716.97 करोड़ रुपए का खर्च है जो अनुमानित है, जिसमें सड़कों के रखरखाव और मरम्मत मद के लिए 3,000 करोड़ रुपए इसमें अनुमानित किया गया है, यानी कि जो रोड बन गए उसको भी बार बार रिपेयर करना होता है 4 साल 3 साल 2 साल पे, और ताकि उसका है जो क्या तो लाइफ है जो बना रहे। कल्याण क्षेत्र में बात करें तो 2026-27 में SC और ST कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं समाज कल्याण से संबंधित विभागों के द्वारा 13,202.38 करोड़ रुपए का भी इसमें खर्च किया जाना प्रस्तावित है। और इसमें आपने देखा कि बिहार में जैसे चाहे वो BPSC का PT एग्जाम निकालने के बाद या फिर अन्य एग्जाम में भी है जो यदि क्वालिफाई करते हैं तो उनको भी इस तरह से तो सहयोग राशि दी जाती है, तो उसमें यहीं से पैसा निकाल कर दिया जाता है।
आगे बात करें तो बिहार बजट 2026 की बात करते हैं तो मुख्य रूप से डिजिटल खेती मिशन के ऊपर बात किया जाएगा। तो डिजिटल कृषि निदेशालय, इसमें 190 क्लाइमेट स्मार्ट गांव है जो बनाए जाएंगे। तो कितना, तो 190 स्मार्ट क्लाइमेट गांव। और मखाना को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का मकसद है कि इसमें उत्पादन निर्यात को बढ़ावा मिले, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बने। कृषि यंत्रों पे सब्सिडी, 91 यंत्रों पे 40 से 80% का सब्सिडी दिया जाएगा। एआई आधारित मिशन है जो क्या कृषि में जोड़ा जाएगा, ड्रोन की सहायता ली जाएगी। और जीआई टैग और स्टार्टअप की बात करें, कतरनी सोनाचूर मरचा को बढ़ावा मिलेगा, कृषि स्टार्टअप हब खोले जाएंगे, कृषि मंडी सुधार किए जाएंगे, 53 मंडियों का आधुनिकीकरण, 20 ई नैम से जुड़े और 34 और प्रस्तावित ऐसे किए जाएंगे। और बाढ़ हुआ जल प्रबंधन के लिए भी 216 कटाव रोक योजना, इसमें 4415 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मखाना क्षेत्र का विस्तार करना, अनुदानित जो भंडारण गृह है उसकी भी स्थापना करना इसका मुख्य मकसद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। गृह विभाग में देख सकते हैं कि आप आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए 260 ऐसे ऑब्जर्वेशनल पोस्ट, यानी कि जो चेक पोस्ट कह सकते हैं कि यानी थाना की तरह ही काम करेगा, लेकिन वो थाना से के अंदर में ही काम करेगा, एक ऑपरेशनल पोस्ट की तरह काम करेगा। वैसे 260 ओपी को भी थाना और 24 रेल ओपी को भी रेल थाना ऐसे घोषित किए गए हैं जो आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने में सक्षम हो पाएगा। 44 यानी 44 नए साइबर थाना, साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो आप पहल जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया था, जिसमें साइबर क्राइम में आपने देखा अभी हाल ही में साइबर क्राइम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया तो गोवा पुलिस ने, जिसने 100% स्ट्राइक रेट के साथ है जो इसमें काम किया। और ये भारत की पहली ऐसी गोवा कोई पुलिस बनी है तो गोवा पुलिस बनी जिसने साइबर क्राइम को रोकने के लिए 100% स्ट्राइक रेट के साथ काम किया था। इसमें ये देख सकते हैं। वैसे ही 44 नए साइबर थाना और 28 यातायात थाने का भी सृजन किया गया। पुलिस थानों, कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। डायल 112 को स्वास्थ्य, अग्निशमन, महिला, बाल सुरक्षा और हाईवे पेट्रोलिंग सेवाओं से भी एकीकृत करना इसका मुख्य मकसद रहेगा। जो डायल 112 है, जो डायल 112 आप करते हैं तो इसमें आपने देखा हो कि डायल 112 करके है जो क्या आपको कोई भी समस्या होती है तो आप है जो उसको कॉल करके आप बुला सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम में पुलिस यहाँ पे पहुंचती है और आपकी समस्या को सुनती है। तो डायल 112 को स्वास्थ्य, अग्निशमन, महिला, बाल सुरक्षा और हाईवे पेट्रोलिंग सर्विस में सेवा से जोड़ने का है जो पहल लाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं गृह विभाग में हमने इस तरह से बात किया है। आगे और भी बात करते हैं। नगर विकास में बात करें तो पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत 2,65,295 आवासों में से 1,42,450 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चार शहरों में है जो राशि है जो विमुक्त किया जाएगा, जिसमें भागलपुर में देख सकते हैं कि 904 ऐसे प्रमुख जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के जो 4 प्रमुख शहर है उसमें जैसे कि भागलपुर हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बिहार शरीफ, जिसमें राशि का आवंटन किया गया है 980 करोड़ रुपए। भागलपुर को, पटना में 836 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, मुजफ्फरपुर में 886 करोड़ रुपए, जबकि बिहार शरीफ में 755 करोड़ रुपए की राशि आवंटन की जाएगी ताकि उसमें अपना बिहार क्या हो तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 शहरों को आगे इसमें जोड़ने का काम करे और इससे आम जनता को भी फायदा पहुंचे। खेल विभाग में बात करें तो खेलों की ओर बिहार सरकार है जो अपना एक कदम बढ़ा चुका है। और आपने देखा कि अभी हाल ही में सफलतापूर्वक राजगीर में जो एशिया कप का आयोजन हुआ और महिलाओं का भी इसमें रग्बी टूर्नामेंट हुआ। तो उसमें बहुत सारे खेल है जो बिहार में किए जा रहे हैं। और आपने इस तरह से देखा कि हॉकी जो पुरुष एशिया कप हुआ इसका विजेता भारत ही बना और इस तरह से दक्षिण कोरिया को हराकर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए जो बेल्जियम नीदरलैंड में होना है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। खेल विभाग में देखें तो 500 और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है जिस तरह से तो राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी कार्य करने के लिए देख सकते हैं 740 करोड़ रुपए का है जिसमें अनुदान दिया गया है। 533 प्रखंडों की 5,671 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का भी निर्माण किया जाएगा, यानी कि लगभग हर एक ग्राम पंचायत में एक है जो क्या खेल के मैदान होना यह सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, प्रखंड स्तर पर आउटडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य के लिए कुल 370 स्टेडियम के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की गई, यानी कि प्रखंड स्तर पे जो आउटडोर स्टेडियम होते हैं, जो बाहर खेलने वाले, इंडोर और आउटडोर में अंतर क्या होता है, इंडोर में जो छोटे छोटे गेम होते हैं यानी कि जो जैसे बास्केटबॉल वगैरह होते हैं जो ये सब क्या इंडोर होते हैं। आउटडोर में बहुत सारे गेम होते हैं जैसे हॉकी हो गया या फिर कह सकते हैं कि हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब टूर्नामेंट होते हैं जो बाहर आउटडोर यानी कि बड़े क्षेत्र में खेले जाते हैं। इसके लिए भी 370 स्टेडियम के लिए प्रखंड स्तर पे निर्माण करने की स्वीकृति मिल चुकी है। यहाँ रुपया बात करें कि बिहार का बजट है जो रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि वेयर मनी कम्स फ्रॉम और वेयर मनी गोज आउट। यहाँ देख सकते हैं कि तो रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज्यादा यहाँ देख सकते हैं कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है तो केंद्रीय कर में राज्य का अंश कितना है तो 45.49%, यानी केंद्रीय कर से क्या तो बिहार सरकार को मिलता है कितना 45.49%। वहीं क्या
दूसरे नंबर पे देख सकते हैं क्या, तो 18.92% यहाँ राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.92% है जो आता है। वहीं तीसरे नंबर पे बात करें तो लोक ऋण यानी जो पब्लिक डेट है उससे 17.81% आता है। वही बात करें केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.92% आता है। वही राज्य का कर भिन्न राजस्व से 2.70%, वहीं ऋणों की वसूली से 0.15% है जो ये सब बिहार सरकार के कह सकते हैं बजट में जो पैसा है ये सब कहाँ से एस्टिमेशन किया गया है, तो यहाँ से ये पैसा जो कमा रहा है यानी बिहार में के बजट में इतना पैसा आ रहा है, वहां से जो फंडिंग दी जाएगी वहां इस तरह से मैंने कलेक्शन आ रहा है। ये कहाँ जाता है जो बिहार के बजट में कहाँ कहाँ जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्च किए जाएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं 41.55% यानी सामाजिक सेवा यानी सोशल सर्विस में 41.55%, वहीं सामान्य सेवा में यानी सामान्य जनरल सर्विस में 28.12% में पैसा जाएगा। वहीं तीसरे नंबर पे देख सकते हैं कि आर्थिक सेवा क्या इकोनॉमिक सर्विस में क्या 23.39% जाएगा। और वही बात करें तो चौथे नंबर पर लोक ऋण की वापसी यानी जो पब्लिक डेट हुआ उससे कोई कर्जा लिया उसको क्या वापस भी तो देना है, तो उसके लिए क्या तो 6.52% है जो कि इसमें पब्लिक डेट में जाएगा वापसी के रूप में। सहायता अनुदान और अंशदान के रूप में 0.01%। वहीं ऋण और पेशगियां की बात करें तो 0.41% रहा। तो इसमें सबसे ज्यादा कहां से आएगा, सबसे ज्यादा कहां जाएगा, तो ये सब आपको डाटा को याद रखना है। तो सामाजिक सेवा में सबसे ज्यादा जाएगा और क्या केंद्रीय करों में राज्य का अंश वहां से सबसे ज्यादा है जो प्राप्ति होती है बिहार के बजट में। और भी बात करें तो अभी हाल ही में आपने देखा कि बिहार में क्षेत्रवार आर्थिक वृद्धि की बात करें तो 2024-25 में क्या क्या रहा, तो इसमें देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग तो त्वरित अनुमान के अनुसार सकल राज्यगत मूल्य आवर्धन की बात करें तो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं क्या है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र की बात करें जो प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या इसमें रहा, तो इसमें स्थिर मूल्य यानी कि जो कांस्टेंट प्राइस जो पिछले साल से चला आ रहा था उसमें 2011-12 को बेस ईयर मानते हुए 4.1% की है जो वृद्धि दर्ज किया है। वहीं वर्तमान मूल्य कि 9.6% की है जो इसमें वृद्धि वर्तमान मूल्य के अनुसार 9.6% की वृद्धि देखी गई। द्वितीय क्षेत्र की बात करें सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो स्थिर मूल्य क्या 2011-12 में 11.1% की वृद्धि और वर्तमान मूल्य की बात करें तो 15.5% की वृद्धि देखी गई। तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर की बात करें जो इसमें सर्विस सेक्टर हो गया, इसमें स्थिर मूल्य यानी कांस्टेंट प्राइस 2011-12 के अनुसार 8.91% की वृद्धि हुई और वहीं वर्तमान मूल्य में 13.5% की वृद्धि हुई। हालांकि जो इस बार जो बजट में एक्सपेक्टेशन दिया गया कि 14.9% की है जो वृद्धि है जो बिहार सरकार के जो बजट है इसमें दिखाया कि बिहार का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 2026 में कितना होने वाला है, तो 14.9% के आसपास है जो होने जा रहा है, ऐसा है जो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा ये कहा गया है। तो ये डाटा को एक बार है जो करेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी देख सकते हैं कि वित्त मंत्री के बिहार के बोले कौन, तो विजेंद्र यादव। इन्होंने बोला कि बिहार सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है और आपको बता दें कि जो बेस ईयर है बजट का ये 2011-12 से बढ़कर अब 2022-23 हो चुका है। तो बिहार की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक रहा यानी 13.1%। यहाँ देख सकते हैं कि वर्तमान मूल्य पर यानी कि जो करंट प्राइस है उस पर आधारित विकास दर को देखें तो इसमें 13.1% हो चुका है। कितना 13.1%। ये डाटा को आपको याद रखना है कि ये क्या है, तो एक करंट प्राइसेस यानी कि अभी के वर्तमान मूल्य पे है और इसमें देख सकते तो राष्ट्रीय वृद्धि दर देखा जाए तो 9.8% है यानी कि इससे भी लगभग 5% है जो लगभग 4.5-5% इसमें अधिक है जो बिहार की ग्रोथ रेट है नेशनल ग्रोथ रेट से, यानी भारत की ग्रोथ रेट 9.8% है। तो ये भारत का क्या है तो बिहार का कितना है 13.1% है। 8,000 रुपए के प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी भी देखी गई है जो पिछले वर्ष के मुकाबले, यानी कि अब जो इसका जो टारगेट है बिहार सरकार का कि आने वाले समय में क्या करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर अब इस बार 76,000 रुपया हो चुका है। तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि पूरा बिहार में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उनका कम से कम प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो 76,000 रुपया है जो प्रति व्यक्ति आय है और ये है जो कितना बढ़ा है तो ये बढ़ा है 8,000 रुपया प्रति व्यक्ति है जो इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ और भी देख सकते हैं कि क्या तो प्राथमिक क्षेत्र में 2020-21 के 21.9% से घटकर 2024-25 में कितना तो 18.3% है जो इसमें योगदान रह गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कितना तो परिवहन और भंडारण क्षेत्र का भी योगदान इसमें देखने को मिला। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना तो 21.9% से घटकर 2024-25 में 18.3% रह गया और यह कृषि और संबंधित गतिविधियों के में तुलनात्मक रूप से कम प्रसार को भी दिखाता है। तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा होने के बावजूद इसमें भी थोड़ी गिरावट इसमें दर्ज की गई और 2020-21 के जो 57% से घटकर 2024-25 में 54.8% है जिसमें हो गई। इसमें परिवहन भंडारण संचार एवं प्रसारण सेवा का संयुक्त रूप से 10.2% है जो योगदान देखने को मिला है। यहाँ देख सकते हैं कि विजेंद्र यादव के द्वारा कथन क्या रहा इस बजट को लेकर, तो श्रम बल को देखते हुए यानी कि जो वर्क
पावर है उसको देखते हुए, वर्कफोर्स है उसको देखते हुए रोजगार निर्माण किए गए हैं। नीति और निवेश ने कृषि को मजबूती दी है और ग्रामीण आजीविका में सुधार किया है। विकास दर इसका है जो इस तरह से परिणाम है जिस तरह से हम लोग का काम करते हुए चल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2024-25 में क्या रहा, तो इसमें 9.8% यहाँ पे देख सकते हैं करने की बात की गई। और भी इसमें देख सकते हैं कि एक चीज और भी याद रखना है कि किलोवाट आवर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है कितना बढ़कर हो गया, 374 किलोवाट आवर है जो हो चुका है। ये भी आपको डाटा याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो बिहार देश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य बनकर सामने अभी आया है और वैश्विक महामारी और संघर्ष के बाद जारी आर्थिक मंदी के बावजूद विकास दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आज की विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं बिहार का वर्तमान मूल्य पर आर्थिक विकास दर 13.1% है, जबकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर कितना है तो 9.1% है, जिससे भी है जो कहीं ज्यादा है। चलिए ठीक है, 2024-25 के लिए सबसे हाल के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 8.6% है जो बढ़ा है, ठीक है। और यह 5,31,372 करोड़ रुपए है और यह वर्तमान मूल्य पर 13.1% बढ़कर 9,91,997 करोड़ रुपया हो गया है। ये डाटा आपको ध्यान में रखते हुए चलना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, ठीक है। वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय की बात करें 2021-22 में कितना था, 46,412 रुपया था। ये बढ़कर 2024-25 में 76,490 रुपया हो चुका है। तो एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है, 76,490 रुपया क्या हो चुका है, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय हो चुका है और इस बार 8,000 रुपए की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है, जो कि 10% से भी अधिक है जो बढ़ोतरी को दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सोमवार को बिहार विधानसभा यानी कि 3 फरवरी को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्य का वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण, इसके पहले क्या तो वित्त मंत्री सोमवार को दिए थे, विजेंद्र यादव ने पेश किया था। इसके बाद विधानसभा के वाचनालय में आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बताया कि बड़े राज्यों की तुलना में बिहार है जो आर्थिक विकास दर मामलों में दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पर है। तो इसमें आर्थिक देख सकते हैं राज्यों की तुलना में बिहार आर्थिक विकास दर के मामले में दूसरे स्थान पे है। ये डाटा आपको याद रखना है कि दूसरे स्थान पे, पहला स्थान पे कौन है, तमिलनाडु है। पहला स्थान पे तमिलनाडु, दूसरे स्थान पे क्या है तो बिहार है। किसमें तो आर्थिक विकास दर किसका, कौन से राज्य का सबसे अधिक हो रहा है, तो ये डाटा आपको एकदम एग्जैक्टली याद रखना है कि दूसरे स्थान पे आता है बिहार। उद्योग और निर्माण क्षेत्र में तेजी, यानी कि देख सकते हैं कि इसमें भी और तेजी देखने को मिला है और भी बहुत सारे, जैसे कि जो चीनी का जो शुगर मिल है उसको भी रीओपन करने की बात की, उसको भी मॉडर्नाइज करने की बात इसमें की जा रही है। आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी का मुख्य कारण है कि द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। 2021-22 की तुलना में 2024-25 में 21.1% से बढ़कर यह 26.8% हो चुका है। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि 26.8% है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट हो चुका है। 26.8% यह राज्य में उद्योग और निर्माण की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। 2024-25 में इस क्षेत्र में निर्माण का हिस्सा 9.1% और 15.1% से रहा, ठीक है। 2024-25 में इस क्षेत्र में कितना तो निर्माण का हिस्सा 9.1% से 15.1%, विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य जन उपयोगी सेवा का 2.1% से लेकर 2.7% हिस्सा हो चुका है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनाए जा सकते हैं और ये आपके आने वाले जो बीपीएससी का पीटी एग्जाम होना है या फिर जो बिहार के जो और भी अन्य एग्जाम है उसके रिगार्डिंग इससे क्वेश्चन आपको बन के पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे इसमें डाटा को हमने दिखाया है। तो अब रिलेटेड इससे एमसीक्यू कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। एक छोटे समय में हम लोग थ्योरी देख लिए, बस इसको एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार के भी वर्तमान वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2026-27 का बजट अभी हाल ही में पेश किया है 3 फरवरी को। कब 3 फरवरी को यह बजट है जो पेश किया गया था। इसमें किसने किया है तो विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाए। जो बिहार के भी वर्तमान में क्या है तो वित्त मंत्री, अभी वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री है। बिहार बजट 2026-27 में पिछले बजट की तुलना में कितने % की वृद्धि इसमें दर्ज की गई तो इसमें 9.8% की वृद्धि इसमें देखी गई। 9.8% की वृद्धि है जो पिछले बजट की तुलना में इस बार बिहार के बजट में देखा गया, यानी कि बजट को और भी बढ़ाया गया और इस कारण से बिहार है जो बिहार का इस बार जो बजट पेश किया गया है ये सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो पेश किया गया है। बिहार बजट 2026-27 का विषय क्या रहा, थीम क्या रहा, कौन से बेस पे यह काम किया तो इसमें क्या रहा तो संपन्न बिहार समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार समृद्ध बिहार इसका है जो थीम रहा। इसी के ऊपर है जो काम करना है और आपने देखा कि जो 7 निश्चय थ्योरी जो लाया गया है 2025 से 2030 इसके परिकल्पना पे आधारित है। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटन की गई तो इसमें सबसे ज्यादा राशि इसमें दी गई है किसमें तो 68,216.95 करोड़ रुपए की राशि है जो बिहार शिक्षा विभाग को दिया गया है और इसके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करना बिहार का है जो प्रमुख भूमिका रहेगी। ग्रामीण विकास के लिए कौन सी राशि का, कितनी राशि का प्रावधान किया गया है तो इसमें सेकंड नंबर पे ग्रामीण राशि शिक्षा विभाग के बाद तो इसमें 23,701.8
करोड़ रुपए की राशि इसमें बिहार सरकार के द्वारा बिहार बजट में दी गई है। 23,701.18 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण के क्षेत्र के विकास करने के लिए। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें बिहार बजट में कितनी राशि दी गई है, तो इसमें 21,270.40 करोड़ रुपए की राशि हेल्थ सेक्टर के लिए दिया गया है, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बिहार में कितने नए ऐसे साइबर थाने बनाए गए हैं, तो इसमें 44 ऐसे नए साइबर क्राइम्स थाने हैं जो बनाए जाएंगे। कितने? 44। आपको याद रखना कितना? 44 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? कितने नए एक्सप्रेसवे की बात करें तो नए एक्सप्रेसवे की बात करें कितने बनाए जाएंगे, तो इसमें 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी और भी सुधार हो, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो है जो क्या उसमें कमी आए, ऐसे इसमें काम करना है। तो बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, तो देख सकते हैं कि 5 ऐसे नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। डिजिटल खेती मिशन के तहत कितने क्लाइमेट स्मार्ट गांव है जो बनाए जाएंगे? क्लाइमेट स्मार्ट गांव यानी कि डिजिटल खेती है जो मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। कितने क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाकर? तो इसमें 190। कितने? 190 क्लाइमेट स्मार्ट गांव है जो बनाए जाएंगे ताकि इसमें खेती को सस्टेनेबल तरीके से इसको किया जा सके, ताकि आपका एनवायरमेंट का भी नुकसान ना हो और आपका हेल्थ भी बना रहे और ऑर्गेनिक सेक्टर को भी प्रमोट इसमें किया जा सकता है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिल सकता है। मखाना को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए क्या स्थापित किया गया, तो इसमें राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। जानते हैं कि बिहार है जो क्या 85% से अधिक है जो क्या मखाना का उत्पादन करता है। 85% है जो मखाना का पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका 85% बिहार अकेले है जो मखाना का उत्पादन करता है। खास करके बिहार के नॉर्थ जोन जो क्षेत्र है, बिहार के नॉर्थ बिहार में उसका उस क्षेत्र में उत्पादन होता है। वर्ष 2026-27 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितना बजट है जो प्रस्तावित किया गया है, तो 21,270.40 करोड़ है जो बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया गया है। कितना? 21,270.40 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। आगे बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के बजट में पूंजीगत मद में कितना राशि दिया गया है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में कैपिटल सेक्टर यानी कि पूंजीगत मद में यानी कि कैपिटल का निर्माण करना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए कितना राशि दिया गया है, तो इसमें देख सकते हैं कि 2350.99 करोड़ रुपए की राशि इसमें कैपिटल यानी पूंजी को निर्माण करने के लिए या फिर कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सम्राट चौधरी भी कल भूल गया था इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसको भी निर्माण करने के लिए किया गया था। सड़क क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव और मरम्मत मद यानी OPRMC में कितनी राशि है जो अनुमानित की गई है, तो इसमें 3000 करोड़ रुपए, कितने? 3000 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी गई थी सड़क क्षेत्र के निर्माण करने के लिए और उसको मरम्मत करने के लिए। डायल 112 में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें डायल 112 को और भी इसमें पुलिस विभाग को और भी अन्य क्षेत्रों से जोड़ने जाने का बात किया गया है। इसमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़ेगा, महिला बाल सुरक्षा और अग्निशमन सेवा, इसको कृषि परामर्श सेवा से नहीं जोड़ा जाएगा डायल 112 को, जबकि स्वास्थ्य सेवा, महिला बाल सुरक्षा, अग्निशमन सेवा ऐसे जोड़ करके डायल 112 का है जो क्या सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप इसको है जो इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, इसको बुला सकते हैं और इससे है जो क्या तो सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण करने के लिए कितनी राशि का अनुदान इसमें दिया गया है, तो इसमें 740 करोड़ रुपए। कितने? तो बिहार में राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, इसके निर्माण करने के लिए इसमें बन चुका है और इसका उद्घाटन भी हुआ है। इसमें 740 करोड़ रुपए और भी इसमें डेवलप किए जाएंगे, इसमें और भी डाले जाएंगे ताकि और भी इसका सुधार हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर में। लास्ट में बात कर ले कि आपके लिए AEDO का टेस्ट सीरीज है जो लॉन्च हो चुका है और इसका नामांकन 6 फरवरी से इसको है जो क्या किया जाएगा, यानी कि नामांकन स्टार्ट होने वाला है कल 6 फरवरी से। और इस तरह से देख सकते हैं कि ये सहायक 2.0 सीरीज AEDO जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करें तो इसमें टोटल कितने 20 टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसमें 8 सामान्य अध्ययन, 8 सामान्य योग्यता और 4 सामान्य भाषा के ऊपर है जो मुख्य रूप से है जो क्या तो इसमें टेस्ट दिए जाएंगे, जो बाइलिंगुअल टेस्ट रहेगा यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अभ्यर्थी इसमें टेस्ट दे सकते हैं और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में किए जाएंगे। पहला टेस्ट आपको 14 फरवरी शनिवार को जनरल स्टडीज का किया जाएगा, जिस दिन वैलेंटाइन डे है, तो आप वैलेंटाइन डे के दिन आकर टेस्ट को दे सकते हैं। 15 फरवरी को फुल एंड टेस्ट 2 का आयोजन होगा। इस तरह से 14-15 फिर 21 फरवरी को यहाँ पे देख सकते हैं 21 फरवरी को सैटरडे को GS का, फिर 21 फरवरी सैटरडे को सामान्य भाषा का भी इसमें हिंदी और इंग्लिश जो पूछे जाते हैं उसको भी टेस्ट लिया जाएगा। 22 फरवरी को मैथ रीजनिंग आपका एग्जाम डेट जानते हैं कि 22 अप्रैल को आसपास इसका एग्जाम डेट होने वाला है, अप्रैल के लास्ट में इसका एग्जाम होने वाला है। तो इस तरह से इसकी तैयारी कराने के लिए इस तरह से किया गया। कोर्स का फी क्या रहेगा, तो ऑफलाइन के लिए जो जुड़ेंगे 1499 रुपये उनके लिए प्राइस रहेगा और 499 रुपया ऑनलाइन
फीस रहेगा। वही बात करें तो इसमें सॉल्यूशन, इसमें हिंदी और इंग्लिश ऑल इंडिया रैंकिंग दिए जाएंगे। क्वेश्चन है जो क्या लेटेस्ट पैटर्न पे जो पूछे जाते हैं उसके आधार पे किया जाएगा। और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में यदि आप स्टूडेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1599 रुपया यानी कि 100 रुपया है जो क्या बढ़ा कर देना होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में थोड़ा मैनेज करने में ज़्यादा रेंट आदि लगता है, जिस कारण से थोड़ा सा 100 रुपया आपसे बस ज़्यादा लिया जा रहा है। तो यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें दिए गए अलग अलग सेंटर पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर दिया गया है। और साथ साथ आप है जो क्या मोबाइल नंबर इस पे भी है जो क्या ऑनलाइन इंक्वायरी भी कर सकते हैं एडीओ से संबंधित। और आपको बता दें कि बिहार दरोगा मेंस की जो तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 1799 पद के लिए हो चुका है और इसका मेंस का जो एग्जाम होना है पीटी एग्जाम के बाद होना है। तो इस तरह से पीटी का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके लिए बिहार दरोगा का मेंस का टेस्ट सीरीज भी एडिटोरिया के द्वारा आपको लाया जाएगा, तो उससे भी आप है जो जुड़ सकते हैं। और साथ साथ आपको 15 फरवरी 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी को सीजीएल की जो वैकेंसी आई है, सीजीएल का जो चल रहा है बिहार सीजीएल का, उसका भी है जो टेस्ट सीरीज है जो लॉन्च होने वाला है 15 फरवरी से। 14 फरवरी से एडीओ का और 15 फरवरी से क्या तो सीजीएल का, बिहार सीजीएल का। और उसके बाद आपको बिहार दरोगा मेंस का जो टेस्ट सीरीज है पीटी के रिजल्ट के बाद किया जाएगा। तो जुड़ना, आप जुड़ सकते हैं इससे। और बाकी इसका जो बिहार का जो बोर्ड ये जो बनाए हैं, उन्हें बजट बनाया है, बजट को देखा है, उसको पीपीटी यदि आप पाना चाहते हैं तो उसका पीपीटी आपको एडिटोरियल दरोगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। डाटा को आपको रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आपका क्या हो, तो उसमें डाटा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक सहूलियत मिल जाएगा। एक बार रिविजन कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले जाने से पहले आप है जो बजट को देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसमें कुछ भी सुधार हो सकता है उसमें बता सकते हैं। और आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी वीडियो पे, आप अपना कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, चाहे वो बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर 10+2 एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एडीओ की या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे सारे अभ्यर्थियों के लिए है जो बजट बिहार का इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।